नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। 149 दिन यानी करीब 5 महीने। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप घर से करीब 100 से 125 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पिछले 5 महीनों से अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए धरना देकर बैठे होते हैं। तो यकीन मानिए, एक अंदाज़ा लगाइए कि उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लामड़ा प्रकरण की। आज से करीब 6 माह पूर्व बाड़मेर जिले के गडरा रोड तहसील के लामड़ा गांव में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा SC/ST के लोगों के घरों के ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई और उसके बाद में उन लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए इन लोगों के घरों का ध्वस्त किया गया। और उसके बाद बाड़मेर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एकता मंच की ओर से पिछले 5 महीनों से यहाँ धरना दिया जा रहा है। आखिर सरकार इतनी गूंगी बहरी क्यों हो गई है? क्या इन लोगों की मांग जायज़ नहीं है, या क्या ये इस प्रकार धरना देकर बैठे रहेंगे तो सरकार देखती रहेगी? ये बड़ा सवाल इस मुद्दे को लेकर है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष उदाराम मेघवाल है और इस धरने के जो अगुवाई कर रहे हैं कुछ वो लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं इस धरने की जो क्या पूरी किस लिए धरना लगाया गया है, क्या पूरी बात है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इनके जो बैनर पीछे लगा है इसके ऊपर ये फ़ोटो भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से इनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इन लोगों का कहना है कि लामड़ा गाँव में ऐसे और भी खूब सारे परिवार हैं, घर हैं, जिनके घर ध्वस्त नहीं किए गए और एक तरफा कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अब इसके ऊपर एक दूसरी अपडेट है, वो भी मैं बता दूं। हमने कुछ दिन पूर्व बाड़मेर में बायतू के विधायक एवं राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि लामड़ा के जितने लोग धरने पर बैठे हैं उनको ज़मीन आवंटित कर दी गई है। ये उनका कहना था। अभी तक क्या अपडेट है, इसको लेकर हम पूरी बात जानेंगे। इसके अलावा और इनकी क्या मांगे हैं, आखिर ये धरना कब तक ये देते रहेंगे, इसको लेकर हम पूरी बात करेंगे। उदाराम जी, आज 150 दिन 49 दिन हो चुके हैं, करीब 5 महीने हो गए हैं और आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो क्या हुआ, सरकार से बात नहीं हो रही है या फिर सरकार सुन नहीं रही है आपकी? देखिए, हम लोगों ने 27 जुलाई को जो जिस प्रकार प्रशासन ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई करके अनुसूचित जनजाति के भील आदिवासियों के घरों को तोड़ने की जो गैर मुमकिन गोचर की आड़ में जो तोड़ा, तो इस प्रकार दूसरे लोगों को छोड़ करके और प्रशासन और वहाँ के SDO तहसीलदार RI पटवारी ने जो भेदभाव किया, और उसका प्रमाण ये है कि कमिश्नर साहब भी मीडिया के सामने और हर मीटिंग में कहा, कलेक्टर ने कहा, और इसके लिए पटवारी और RI दोनों को पनिशमेंट भी जारी कर दिया। और उसमें इस बात का जिक्र है कि आपने पटवारी और RI ने हालांकि तहसीलदार को और SDO को छोड़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जो कार्रवाई पटवारी RI के ऊपर हुई वो उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन उसमें साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति गरीब लोगों के घरों को खसरा नंबर 800 के अंदर जो जिस प्रकार से कार्रवाई की, उन्होंने जो दबंगों की कार्रवाई आपने नहीं की, इसलिए आपके खिलाफ में ये कार्रवाई हो जाती है। तो हम लोगों की मांग जायज है कि नाजायज है, इस बात से पूरी मीडिया की जानकारी में है और सारी चीज है। फिर हम लोगों ने मांग की, जैसे माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हमने 5 बीघा जमीन अलॉट की। अलॉटमेंट के लिए माननीय राजस्व मंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने भी जाकर परिवार दिया था, और उसके बाद में कलेक्टर ने बिल्कुल उस जमीन को अलॉट जहां पर ये बैठे थे, इनके घर गिराए थे, उसी जमीन को लेकर के वो फाइल गई थी। और उस समय माननीय रेवेन्यू मंत्री जी और कलेक्टर साहब ने ये कहा कि ये सरकार ने लौटाई है कि DNP क्षेत्र में किसी भी सूरत में ये जमीन अलॉट नहीं हो सकती। लेकिन मैंने सुना है एक आदेश जो व्हाट्सएप पे चल रहा था, उसमें इन लोगों के लिए वही की वही किस्म की जमीन इस सरकार ने उनको अलॉटमेंट की है। तो इसका मतलब अनुसूचित जनजाति के आदिवासियों के प्रति जो सरकार का और प्रशासन का जो नजरिया है वो ठीक नहीं है। वो कानून उस समय जब उन लोगों को अगर जमीन अलॉट की है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उनको ठीक लगा है।
चलो जो किया वो ठीक किया, लेकिन हम लोगों को इतने दिन बिठाने के लिए उस समय अगर ये जमीन दे दी जाती, पहली बार जब कलेक्टर का आज से 4 महीना पहले जब गया था, तो उस समय अगर ये बात हो जाती तो इन गरीबों को कभी न्याय, और जब इतने ज्यादा दिन बैठे, चलो ठीक है हम लोगों ने जमीन सुलझाई कि चलो यहाँ डीएनपी है, तो चलो ये वाला खसरा है जो सरकार का है और डीएनपी से बाहर है, तो कलेक्टर साहब ने उस बात को भी गंभीरता से लिया और उसको सरकार को भेजा। सरकार की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन परमिशन लेकर के 5 बीघा जमीन आबादी में कन्वर्ट की, और उसके बाद में इनके नाम से अभी हमें पट्टा दिखाया नहीं, लेकिन ग्राम सेवक और जो प्रशासन से कई बार एडीएम साहब से और बात हुई कि हम लोगों ने 20-25 पट्टे जारी किए, ठीक। बाद में रोड बनाने की बात आई, 2 बार जब आचार संहिता आई, दूसरी बार आचार संहिता आई और पहले भी आई, चलो उस आचार संहिता में नहीं कर से और हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन प्रशासन अगर चाहता है, और माननीय राजस्व मंत्री जी यहाँ के हैं, अगर इन गरीबों की और जायज जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है उस पर उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जैसा दूसरे सामने पक्ष को बचाने के लिए किया, उतना इस गरीब लोगों के साथ में पहले स्टेप पे तो न तो किसी तरीके की दूसरे वो लुटते अगर कोर्टा में, न ये गरीब लोग यहाँ जो पहले से पीड़ित थे उनको बैठना पड़ता। तो ये जो बाद में है, जब अब रोड का सुन रहे हैं कि काम शुरू किया है, हम चाहते हैं कि अगर इनको जब बिछाने का काम ही कर लिया है तो वहाँ ट्यूबवेल सैंक्शन हो जाए और वहाँ टांके वगैरह कुछ किए हैं सीओ साहब ने अपने स्तर पे, चलो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी प्रशासन जब बात करता कि हमारी बात नहीं रखी, मुझे बड़ी हैरानी होती है। तुम ये जो जागीरदारों वाली भाषा नहीं बोल सकता प्रशासन, तुमने कौन सी ईमानदारी से काम करके इन गरीबों को त्वरित न्याय दिलाने की कार्रवाई की, हमारी बात नहीं रखी। बात रखने के लिए हम नहीं बैठे हैं कि किसी एसडीओ कलेक्टर को हम ओबलाइज करके इन गरीबों का गला घोटने का काम करें। ये आज दिन तक अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच या अनुसूचित जाति अत्याचार कमेटी ने कभी भी, दलित अत्याचार समिति ने कभी भी हमारे वर्ग का अहित करके बड़े अधिकारियों की चापलूसी करने का काम नहीं किया। अभी भी काफी मांगों जो हमारी थी वो पूर्ण होने की जो प्रशासन से वार्ता हो रही है उस हिसाब से हो चुकी है। तो ये चाहते हैं तो एक दिन में कर दे, वो जो ट्यूबवेल की सैंक्शन फी उन्होंने कह रहे हैं कि कर रहे हैं वो कर दे, और जो वहाँ का स्थानीय जो सरपंच हमारा अल्पसंख्यक भाई है वो भी मदद करना चाहता है, वो बना देगा रोड, उनको सैंक्शन दी हुई है। और वो टांके हैं, जो टांके बनना बाद की बात है, लेकिन हमारे को ऑर्डर लाके पहुंचा है और यहाँ आकर के उनको पट्टे दे दे और वो मौके पर जो जो चीज है वो कर दे, तो कौन बैठा? उदाराम जी, तो मजबूरी की बात है और हमारे जो स्वाभिमान की बात है, इसलिए जब इतने दिन बैठ गए तो 1-2 दिन हम बिल्कुल हमने अहिंसक आंदोलन किया है। कभी भी सरकार के किसी नुमाइंदे के या हमारे जनप्रतिनिधि के खिलाफ हम लोगों ने 5 महीने में एक बार भी आरोप नहीं लगाए। हमारे विधायक महोदय वहाँ गए, जिन लोगों ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की वहाँ जाकर के उनकी परिवार सुनी। सम्मानीय विधायक महोदय उठने के उठने हमारा भी अधिकार बनता, यहाँ आते तो उनकी कोई विधायक के पद पर कोई असर नहीं पड़ता, आकर के कहता कि चलो मेरे लायक क्या काम है आप बताइए, चलो प्रशासन ने गलती कर दी, उसमें तो विधायक महोदय दोषी थे नहीं। तो बड़पन दिखाने का काम जो हम उम्मीद करते हैं, जो 9 बार हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, 5वीं बार सामान्य विधायक है और खुद के मुंह से भी ऐसा कह रहे कि मेरा ये अंतिम चुनाव, तो अंतिम बार किसी का गरीब को भला करते तो बढ़िया रहता। बाकी हमको उदाराम जी, आप कह रहे हैं कि जमीन आपकी आवंटित हो गई है, टांके का काम भी, ट्यूबवेल को लेकर भी काम आपको आश्वासन मिला है, सड़क को लेकर भी मिला है, तो अब आखिर ऐसी क्या मांगे जो आप पूरी हुई नहीं है और आप धरने पर बैठे? हमारे हाथ में कोई कागज नहीं दिया है, पट्टा जारी कर दिया है, तो आके दे नहीं पड़ता क्या? चलो वार्ता करें कलेक्टर साहब बैठ के क्या क्या चीज़ है, चलो आज नहीं कल नहीं परसों तक ये काम करके अपन तैयार हो जाएं। देखिए हम लोग भी, इन लोगों की भी समस्या, हम भी कोई निकमे नहीं है, हमारे बाल बच्चे हैं, इनके बाल बच्चे हैं। एक तरफ है ये जो ठंड में जिस तरीके से बैठे हैं, शौक से कोई नहीं बैठता, लेकिन जब बात खिंच गई तो स्वाभिमान की बात आती है, वहाँ अब आश्वासन वाला नहीं चलेगा। 5 महीने बाद अब तो काम जो हमारे को पट्टे जारी किए हुए दे दो,
वो सड़क है, उसको लाके दे दो। ट्यूबवेल खुदना बाद की बात है, मैं ऑर्डर दे दूँ। ये बात तो हुई है, प्रशासन से हुई है बात, ये प्रशासन क्या से कह रहा है? एडीएम साहब से लगातार बात हुई है, सीओ साहब भी आए थे 4 दिन पहले, मैं भी गया था मीटिंग में। उन्होंने कहा कि मेरे स्तर पे जो था वो मैंने कर दिया, और वो जो ट्यूबवेल वाली सेंक्शन की नहीं कही, बाकी पट्टे तैयार है, ये ग्राम सेवक भी कह के गया। और यहाँ सरपंच साहब भी आते हैं, ये जो हमारे पास में आज साहब बैठे हैं, ये भी सरपंच साहब के परिवार से ये बात कोई होगी तो उनकी जानकारी कर देंगे। देखिए अब जैसे आपको डॉक्यूमेंट आपके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे तो फिर ये धरना समाप्त हो जाएगा। रोड है जो काम कल से, ऐसा मैंने सुना चालू है, हो गया सर। चालू हो गया। तो वो रोड तो 2 दिन का ही काम है, मुर्दा डालना है, वो कुछ नहीं करना है। तो रोड वो आ जाए उस कॉलोनी तक, और कॉलोनी जो है वो उसमें पत्थर लगा करके सरपंच की ग्राम से बता दें अपने स्तर पे। जब कॉलोनी काटी है उन्होंने तो बता करके कि ये फलाने का पट्टा है, और उसके पत्थर लगा दे मोटम, और ताकि ये जो जाके बैठ सके। नहीं तो कहे कि मारो थारो आपस में बाद में खुद नहीं। तो अच्छा। वो जो मौके पर भी दे, मौके पर सड़क है, सड़क तो कुछ नहीं, उसके बीच में से निकाल करके कोई 200 मीटर होगी अंदर की। आपके सुप्रीमो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी आप यहाँ धरने पे आए थे, उन्होंने वापस फीडबैक लिया आपसे? देखिए, हनुमान बेनीवाल जब से आए थे यहाँ, उसके बाद में 12 तारीख को आचार संहिता हटी। जो ही बात आचार संहिता हटी, वो सीधे ही बॉर्डर पे चले गए किसानों के पक्ष में, और किसानों के पक्ष में आकर के वापस हमारी पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी की परसों मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके अभी वो उसमें लगे हुए हैं जो किसानों के लिए जो हुंकार जो रैली है किसानों के समर्थन में, हम 26 तारीख को जो जाएंगे, तो अभी हनुमान जी पूरे राजस्थान में 2 लाख किसानों को लेकर के उस बॉर्डर पे जा कर के किसानों की मदद के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने पूरी कमेटियों से इस्तीफा तो आपसे भी सर कोई बात हुई है कि इस प्रकार की कि आप बाड़मेर से इतने किसान लेके चलने आए या संख्या आंकड़ा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल सारे जो कार्यकर्ता है वो सभी क्षेत्र से जो डेलीगेट लड़े हैं, जिला परिषद लड़े हैं, जहाँ से नहीं भी लड़े हैं वहाँ जो कार्यकर्ता है, हम छोटी छोटी गाड़ियों में या बस में, छोटी गाड़ियों में ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि एक आदमी के बस का रोग नहीं 50-60 हज़ार रुपये कर ले, तो सारे जो 7-7 के ग्रुप में एक छोटी छोटी गाड़ी करके यहाँ करीब सैकड़ों गाड़ियाँ जाएगी। और बसों के हिसाब से देखें तो करीब 20 से 25 बसों का जितनी संख्या होती है इतने लोग यहाँ बाड़मेर से। देखिए, हरीश चौधरी जी ने एक बयान दिया था कि जो लामड़ा प्रकरण हुआ है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सीधे इशारों में राजनीति का रूप दे दिया, इस प्रकार की बात कही थी। देखिए, आपका क्या कहना है? हरीश जी बड़े नेता हैं, राजनीति हम तो कैसी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जितने भी मेरे धरने हुए उसके समर्थन में हरीश चौधरी हमारे साथ में आके बैठे, कहा कि बिल्कुल ये गरीबों की आवाज़ है। आज चलो हरीश जी है, लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप इसलिए नहीं लगाना चाहता हूँ कि मेरे किसी शब्द की वजह से इन लोगों को और भी सर्दी में तड़पाए नहीं, इसलिए मैं आज हरीश के ऊपर इस बात को लेकर के मेरे पास सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल भी सकता हूँ। हरीश जी क्या कर रहे हैं वो भी मुझे थोड़ी बहुत को समझ। हरीश जी बड़े हैं आदमी और हम सम्मान करते हैं। रेवेन्यू मंत्री है, उनका इन गरीब लोगों को कितना फ़ायदा मिला उस पे बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हरीश जी कहते हैं कि हम बुरे हैं, तो चलो एक हरीश जी तो इस जिले में अच्छा आदमी है जिससे इस जिले की शान बच जाएगी। हम तो गरीब लोग, आदिवासी लोग इस तरीके के नाटक करते हैं, राजनीति करते हैं। एक हरीश जी तो अच्छे आदमी है कम से कम कांग्रेस में, जिससे हमारी शान बच जाएगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, बाकी तो हरीश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा। क्योंकि हम जो बोलेंगे उसका निशाना क्या होगा, कहावत है नहीं पुरानी, दो उठे घर ठिकर भांगे। तो मैं कुछ बोलूँगा तो उसकी सज़ा इनको मिलेगी और मैं उनको सज़ा नहीं दिलाना चाहता हूँ। इसलिए हरीश जी के बारे में वो अच्छे आदमी हैं, हम लोग बुरे हैं इसलिए बैठे हैं तो कोई बात नहीं, दुनिया देख रही है, प्रशासन का कागज बोल रहा है। हरीश जी कह रहे हैं नहीं, हरीश जी से पूछिए कि ये क्या है लिखा कलेक्टर ने, इसको क्यों पनिशमेंट दिया गया है, आपका कमिश्नर क्यों बोल गया, कलेक्टर क्यों बोल गया कि भेदभाव हुआ है। तो हरीश जी आज हमें राजनीति करने के बाद अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारी गलती है उसको भी उजागर करके लिखिए कि ये ऐसा कर रहे हैं। मीडिया ने आज तक आप लोगों ने हमारा जो पहले से जो प्रेजेंटेशन जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरा और इस गरीबों का जो सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को। लेकिन ये जो माननीय रेवेन्यू मंत्री जी जो कह रहे हैं, कहना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो गरीब हैं, गरीब में होने कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी
अल्पसंख्यक, कभी जाट, कभी राजपूत, जिस किसी अपराधी ने अपराध किया उसके खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, किसी जाति या पार्टी के खिलाफ नहीं उठाई। हरी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के खिलाफ से ज़्यादा तो हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ में आंदोलन किए थे। उस समय हमारे पास आते थे मदद करने के लिए, लेकिन अभी नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वक्त आने पर अच्छा करेंगे हरी जी तो हम धरने देते रहे, दोबारा चुन लेगी सरकार जनता। नहीं करेंगे तो हम अगर बिक करके भी हरी जी के उसके गोद में जा करके बैठ जाएंगे, लेकिन फैसला जनता में। अभी जो 34 नंबर का देखिए कितना प्रशासन और शासन हुआ, लेकिन जनता चाहती है वो होता है सब। ये डेमोक्रेसी अभी बची हुई है, इसलिए हरीश जी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना। अच्छा सर, अब पंचायती राज चुनावों को लेकर आप क्या कहने वाले हैं, जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिस प्रकार से आपने देखा? हाल ही में पंचायती राज संपन्न हुए, अकेला एक आदमी हमारा सुप्रीमो है, उसके पास कई कार्यक्रम है किस तरीके के हैं, इसलिए कुछ कमजोरियां भी रही होगी और जिम्मेवारियां भी ज़्यादा है। मुझे 4 दिन पहले आचार संहिता के बाद में मुझे बनाया गया और मेरे सामने बाड़मेर और चौहटन भी खाली हो गई, क्योंकि सुरताराम जी हमारे साथ में थे, वो चले गए तो चौहटन खाली, बाड़मेर को चुनाई नहीं लड़ा। ले दे करके भाईतू और गुड़ा मालानी शिव में सीरियसली चुनाव लड़ा, उसके सिवाय संगठन हमारा था नहीं। और मैंने भी ऐसे तैसे करके लड़ा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ 60 से अधिक जगह जहाँ हमारे लोग दूसरे स्थान पर रहे हैं, भाजपा तीसरे स्थान पर चली गई। और दूसरा हमारा जिला परिषद सदस्य 2 से 3 जगह, हम सेकंड जगह 2 जगह रहे हैं, और बाकी जगह पे हम 7 जगह जीते। हमारा जिला, एक हमारा उदाराम तमलियार का पूर्व सरपंच है, उनके परिवार का जो मेंबर है वो बीजेपी ने सपोर्ट दिया, इसलिए हमने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो हमारा प्रदेश का प्रतिनिधि जीता और 6 दूसरे जीते हैं। 60 से अधिक जगह पर हम सेकंड स्थान पर रहे हैं, जिला परिषद में भी सेकंड रहे हैं, MP, MLA, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पार्षद और सरपंच। एक ऐसा डेमोक्रेसी का एक जो पद है वो पद है जिला प्रमुख का, हमारे पास नहीं है, बाकी सभी हमारे थोड़े थोड़े हैं। इसका मतलब कम समय में, अभी आने वाले समय में लोगों को भरोसा हो गया कि नहीं ये जीत सकते हैं। तो 2023 में आप देख लेना कि हमारे को न तो टिकटों वालों के पीछे घूमना पड़ेगा टिकट देने के लिए, और अच्छे दल होंगे उनके साथ। उदाराम जी, आप राजनीति में काफ़ी सालों से सक्रिय है, अच्छी राजनीति कर रहे हैं। अभी जो बाड़मेर में इन दिनों जिला प्रमुख के चुनाव हुए, जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये कितना घातक है बाड़मेर के लिए या सही है? ये तो रेवेन्यू मंत्री जी पूछे, क्योंकि वो ईमानदारी की जो छाप उनके पास है। हम तो बैठे हैं राजनीति करने के लिए, अच्छी सभी और अच्छे लोग उनके ही है, हमारे पास तो है ही नहीं। तो रेवेन्यू मंत्री जी से पूछिए कि कैसे और कितने पैसों के और बल पर और शासन के हिसाब से खरीदने का काम किया है, तो अमाउंट वगैरह और उनके पास ही अंदाजा है कि कौन कितने में खरीद सकता है। और वैसे तो यूँ बड़े लेवल पे इनके भी नेता है कि बिक रहे हैं लोग। 33 दिन जो ये इन लोगों ने, दूसरी पार्टियों में तो हम लोग खैर कैसे भी हैं, इस चीज़ का माँ के सर्टिफिकेट से बेटा या अपनी माँ के बारे में कोई नहीं कहता, लेकिन मैं ये माननीय जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्होंने 33 दिन तक बाड़े में क्या ईमानदारी के हिसाब से उनको रखा था क्या? 33 दिन तक पूरी सरकार बाड़े के अंदर अपना शासन होने के बाद में, ये क्या चीज है? इसका मतलब तो तुम्हारे पास कोई ये जनता ही है जो ईमानदार का छवि है, जिसको कोई बाड़े में बंद नहीं करता, बाकी जीतने के बाद में सबको बाड़े में डालते हैं। इसका मतलब जो जीतने वाले तो हैं बिकाऊ लोग हो जाते हैं, और फिर बचती है जनता। जनता कभी नहीं बिकती है, जनता अपना फैसला है जो ठीक लगता है वो कर देती है। तो ईमानदारी तो पार्टियां, अब मैं किसी के बारे में वो नहीं कह सकता हूं, लेकिन प्रश्न आपका था इसलिए मैंने कह दिया। जिन लोगों ने खरीदा है, जिनके पास पैसे थे, हम तो सामान्य लोग थे, लड़े, लेकिन जो वोट परसेंटेज है हमारा, हमने 35% पंचायत समिति सदस्यों के सीटों पर चुनाव लड़े। और आप देखोगे तो अभी 10 लाख और
के ऊपर वोट पड़े यहाँ, उसमें से हम लोग 35% के हिसाब से देखे नहीं तो हम बसपा वगैरह रही नहीं। तीसरा दल तो अभी RLP ही बचा है। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनसे अपील करना चाहूँगा कि जो लामड़ा प्रकरण को लेकर यहाँ लोग बैठे हैं, तो इनका अब आखिरी मांग यही है कि हमारे पास दस्तावेज आ जाएं, हमें पट्टे मिल जाएं, तो हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। सभी साथी एक बार शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो धरना दिया उसका